हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू सॉइल मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंस से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आई एम श्योर ये टॉपिक आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको शायद ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। इस वीडियो में आज हम सॉइल मैकेनिक्स के डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आई एम श्योर आपको काफी फायदा मिलेगा। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सॉइल मैकेनिक्स के चर्चे में तेराजागी साहब का नाम नहीं आए, ये हो नहीं सकता है। आपने ऑस्ट्रियन इंजीनियर के.वी. तेराजागी का नाम सुना होगा, जो सॉइल मैकेनिक्स के मास्टरमाइंड हुआ करते थे और उन्हें हम सारे फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। उनके रिसर्च के बेसिस पर हम सॉइल के एनालिसिस करते हैं और वही चला आ रहा है। अब मैं आपको वैराइटीज़ ऑफ सॉइल के बारे में कुछ आइडिया दूं, जैसे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल और पिट। ये सारे को हम सॉइल के डेफिनेशन में लाते हैं। अब इसमें सैंड और ग्रेवल दोनों नॉन कोहेसिव है, जबकि क्ले और सिल्ट कोहेसिव सॉइल है। कोहेसिव सॉइल का मतलब ये है कि इसमें बॉन्डेज या मिक्स हो सकता है, लेकिन नॉन कोहेसिव सॉइल में बॉन्डेज होना मुश्किल है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर की भार उस मिट्टी द्वारा लिया जाता है या उस सॉइल द्वारा लिया जाता है जिस पर यह बनाया जाता है। इसलिए सॉइल के टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस स्ट्रक्चर का भार लेना, भार का सामना करना, और ये तब पॉसिबल होता है जब सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी उस स्ट्रक्चर के लोड के मुताबिक हो। अगर लोड बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की जो है उसमें ये क्षमता नहीं हो, तो उस सॉइल को वो स्ट्रक्चर का भार लेना असंभव होता है और आखिर में स्ट्रक्चर फेल करता है। अब मैं आपको विभिन्न प्रकार के सॉइल के लोड बियरिंग कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूं, जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा आगे चलकर। जैसे हार्ड रॉक के सॉइल बियरिंग कैपेसिटी है 3.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉफ्ट रॉक की है 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं तो हम मीन करते हैं कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसी तरह से सैंड के साथ अगर ग्रेवल मिक्स हो तो उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी होता है 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोर्स सैंड मतलब मोटा सैंड, इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीडियम सैंड, इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइन सैंड, इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्ले की लोड बियरिंग कैपेसिटी है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक कॉटन सॉइल, इस टाइप के सॉइल में कोई भी मान्य लोड बियरिंग नहीं है। इसकी जानकारी होती है फील्ड टेस्ट से। वो टाइप का सॉइल में टेस्ट होने के बाद तब हम पता लगाते हैं कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल की क्या लोड बियरिंग कैपेसिटी है। हमारे देश में
आपको ये सारे विभिन्न प्रकार के सॉयल ज़्यादातर मिलेंगे और बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे वैरायटीज़ में। ये जानना ज़रूरी है कि सॉयल की बियरिंग कैपेसिटी पर अज्ञानता या गैर विचार अगर हो तो उससे बड़ी तबाही और दुर्घटनाएं होती हैं। मैं उन कुछ घटनाओं का वर्णन करूंगा जहां फेल्योर केवल उन स्थानों की मिट्टी के या सॉयल की बियरिंग कैपेसिटी पर विचार न करने के कारण हुई थी। सबसे पहले मैं बताऊंगा ग्रेटर नोएडा में सावेरी इलाका में एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का टोटल कोलैप्स हो जाना। ये टोटल कोलैप्स इसलिए हुआ कि उस बिल्डिंग के जो सॉइल थे, उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पर ध्यान नहीं दिया गया और लोड ज़्यादा आ गए हैं ये मल्टी स्टोरीड की। नतीजा ये हुआ कि ये पूरा बिल्डिंग नीचे धराशायी हो गया। अब मैं दूसरे एक एग्जाम्पल पर आऊं। कलकत्ता में कैमेक स्ट्रीट है जहां पर दो बिल्डिंग एक ही तरह देखने में और दोनों बहुमंजिल हैं, दोनों एक साथ बने थे। वो दोनों बिल्डिंग बनने के बाद करीब 1 साल बाद एक बिल्डिंग दूसरी की ओर झुक गई, लेकिन शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। बिल्डिंग अभी भी वही है जहां 2 छत जुड़े हुए हैं। यहाँ सॉयल का एक तरफा सेटलमेंट के रिजल्ट से एक बिल्डिंग झुक गई और दूसरे में आकर के छत पे टिक गया। इसका कारण पर्टिकुलर बिल्डिंग जो झुक गया उसका बियरिंग कैपेसिटी शायद नहीं लिया गया था और दूसरे वाले बिल्डिंग के बियरिंग कैपेसिटी के बेसिस पर ये बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पैसा बचाना उस जगह के बियरिंग कैपेसिटी ना जानने का बड़ा महंगा पड़ा ये बिल्डर को। अब मैं तीसरी घटना आपको बताऊं। 2012 में बेंगलोर में शांतिग्राम मल्टी स्टोरीड का एक तरफ पूरा झुक गया। ये पूरा झुकना तब हुआ जब पता लगा कि बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट जब हुआ वो सिर्फ एक जगह पर हुआ था। अब ये सारे बिल्डिंग के अगर एरिया बड़े हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि वो बियरिंग कैपेसिटी क्या पूरे ज़मीन का कवर करता है। अगर ज़मीन बड़ा है तो उसके केस में आपको बियरिंग कैपेसिटी 1 से ज़्यादा करना है या 2 से ज़्यादा करना है। ये निर्धारित होता है कि वो एरिया कितना है। इसकी ख्याल नहीं रखा गया और इसके चलते ये जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बेंगलोर की है वो एक तरफ झुक गया। अब मैं एक चौथा एग्जाम्पल पर आऊँ। आप सबको पता है कि 2013 में केदारनाथ के सामने तूफान और बाढ़ आने से कई सारे बिल्डिंग एक के बाद एक दह गए। लिटरली वो नदी से मिल गए और ये सारे इमारत का चिन्ह तक नहीं रहा। ये बहुत बड़ा हादसा था, बहुत लॉस हुआ हमारे देश को और वहाँ का लोगों को भी तबाही का कमी नहीं था। ये क्यों हुआ? जब ये सारे बिल्डिंग बनाए गए थे एक के बाद एक के बाद एक तो वो नदी के किनारे था, उसकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी शायद निर्धारित नहीं हुआ था।
और बिना निर्धारित किए हुए ये सारे बिल्डिंग एक के बाद एक बनने लगा। दूसरी कारण है कि ये नदी तट पर था, तो इसका कोई प्रोटेक्शन वॉल बना नहीं था जो कि मकान के फाउंडेशन को संभल सके। तीसरा कारण था कि ये जब बना था तो मंदाकिनी नदी का 100 साल का रिपोर्ट हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या है ये शायद किसी ने खोलकर देखा भी नहीं। आपको ध्यान रखना चाहिए, नदी किनारे अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, वो चाहे ब्रिज हो नदी के ऊपर या फ्लाईओवर हो या किसी तरह का स्ट्रक्चर या नदी के किनारे हो, ये जानना ज़रूरी है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल उस जगह की कम से कम 50 से 100 वर्ष पहले का क्या है। वो माथे में रख करके तब हम डिज़ाइन करते हैं या सॉइल का छानबीन करते हैं कि क्या बियरिंग कैपेसिटी ज़रूरत होगा, उसको उस तरह से हम बियरिंग कैपेसिटी बनाते हैं। फिर आगे जा कर के हम इसे स्ट्रक्चर को रूप देते हैं। हम समझते हैं कि ये सारे बात जो आज आपको बताया गया आज के लिए काफ़ी है। आपको शायद सॉइल मैकेनिक्स के बारे में काफ़ी कुछ आइडिया मिला है। हम फिर मिलेंगे एक अगला मॉड्यूल के साथ।